सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट यूनाइटेड स्टेट की थर्ड सिस्टम की तरफ से है। आप सभी जानते होंगे कि जब इंडिया और रशिया के बीच S-400 डील को साइन किया गया था, तब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया पर बार बार दबाव डाला जा रहा था कि वो S-400 सिस्टम के बदले यूनाइटेड स्टेट से पैट्रियट या फिर थर्ड सिस्टम को खरीद सकता है। लेकिन उस वक्त इंडिया की तरफ से इस ऑफर को इनकार कर दिया गया था। लेकिन अभी पेंटागन की तरफ से एक नई मिसाइल डिफेंस रिव्यू को पब्लिश किया गया है, जिसमें साउथ एशिया में बढ़ रही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल खतरे के बारे में डिस्कस किया गया है और इंडिया के साथ अभी वो इस तरह की खतरों से बचने के लिए प्रॉपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से चाइना और रशिया की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है, जबकि इंडिया को उनका एक मेजर डिफेंस पार्टनर बताते हुए अभी इंडिया को एक बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। घुमा फिरा के बाद थर्ड सिस्टम की हो रही है और यूनाइटेड स्टेट अभी एक अलग तरीके से अपनी थर्ड सिस्टम को हमें बेचने की कोशिश कर रही है। हालांकि इंडिया की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी कमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या इंडिया यूनाइटेड स्टेट से थर्ड सिस्टम को खरीदता है या नहीं खरीदता है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक वार्निंग इशू किया गया है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जिन जवानों को अभी तैनात किया गया है, उनके पास अभी जरूरी सामान और बैकअप को पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह HAL की फेलियर है, क्योंकि HAL अभी चीता हेलीकॉप्टर्स की ब्लेड को मैन्युफैक्चर करने में कामयाब नहीं हो रही है, जिनकी मदद से सियाचिन जैसे इलाके में सामान को पहुंचाया जाता है। चीता एक फ्रेंच ओरिजिन हेलीकॉप्टर है, जिसे अभी HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस हेलीकॉप्टर की स्पेशल रोटर ब्लेड की वजह से ये 20,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को 1972 से HAL मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन जब से फ्रांस की तरफ से इसकी ब्लेड्स को बनाना बंद किया गया है, तब से HAL भी इसकी ब्लेड को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसकी ब्लेड को HAL मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ये ब्लेड काफी ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से इनको हेलीकॉप्टर में लगाया नहीं जा सकता है। और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चीता हेलीकॉप्टर की फ्यूचर को लेकर चिंता जताया गया है, क्योंकि मेन रोटर ब्लेड की बिना मौजूदगी में हेलीकॉप्टर कोई काम का नहीं रहता है और अगर ये हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड रहता है तो हमें सियाचिन में तैनात अपने जवानों को रेगुलर सप्लाईज पहुंचाने में अभी अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला अपडेट सील टीम की तरफ से है। सील टीम का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में पहला ख्याल यूनाइटेड स्टेट की सील टीम के बारे में आ रहा होगा, लेकिन अभी जिस सील टीम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया की सील टीम है। अभी इंडिया की तरफ से एक एलीट कमांडोज की टीम को बनाने का प्लान किया गया है, जिसका नाम आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन होने वाला है। इस यूनिट में हमारे तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस में सबसे बेहतरीन जवानों को चुना जाएगा और ये यूनिट यूनाइटेड स्टेट की सील टीम की बराबरी की होने वाली है। इसमें पहले 3000 कमांडोज को शामिल किया जाएगा और इस यूनिट के पास खुद की एयर विंग भी मौजूद होने वाली है। ये यूनिट देश के अंदर और बाहर खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे और जंग के दौरान इनको दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करने के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस तरह की एक यूनिट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले 2012 में नरेश चंद्र कमेटी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था और उस वक्त इसका नाम स्पेशल ऑपरेशन कमांड रखने के लिए तय किया गया था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली ये बात बताया गया कि हमें जो राफेल फाइटर जेट अभी मिलने वाले हैं, उनकी रेंज हमारे सुखोई 30 MKI जेट्स के मुकाबले लगभग 2.5 टाइम ज्यादा होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि कुछ दिन पहले एडिशनल सुखोई 30 MKI को ना खरीदने की वजह से इंडियन एयरफोर्स को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक हम सुखोई 30 MKI को भारत के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक एक बार में ही ले जा सकते हैं और गगन शक्ति एक्सरसाइज के दौरान सुखोई 30 MKI जेट्स ने लगातार 9 घंटे तक उड़ान भरे थे। लेकिन फिर भी अभी ये बताया जा रहा है कि इनके मुकाबले राफेल 2.5 टाइम ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं और इसकी मेटोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है और अभी तक इसको सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, फाइटर जेट्स की रेंज इसकी मिशन लोड और मिशन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है और जब भी किसी एयरक्राफ्ट का एवरेज रेंज बताया जाता है तो वो एक टिपिकल मिशन लोड आउट के साथ बताया जाता है। अगर एक एयरक्राफ्ट को इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ सी लेवल में या फिर डॉग फाइट में उलझाया जाता है तो उसका रेंज काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है।
दोस्तों अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। एक लीडिंग डिफेंस न्यूज साइट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल जल्द ही एडिशनल 40 सुखोई 30 MKI जेट्स को अपने फ्लीट में शामिल करने को लेकर फाइनल डिसीजन देने वाले हैं। आप सभी को याद होगा कि HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल 40 सुखोई 30 MKI जेट्स को खरीदने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया गया था और हमारी घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स पर थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स अभी और सुखोई 30 MKI जेट्स को अपने फ्लीट में शामिल नहीं करना चाहती और इसके बदले वो अभी लाइट और मीडियम क्लास की फाइटर जेट्स पर फोकस कर रही है, क्योंकि हेवी फाइटर्स का मेंटेनेंस लाइट और मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और हमारे पास अभी हेवी यानी कि सुखोई 30 MKI जेट्स की अच्छी खासी फ्लीट मौजूद है। एक बैलेंस एयरफोर्स को मेंटेन करने के लिए अभी हमें लाइट और मीडियम एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 36 राफेल जेट के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी राफेल डील को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है उस वजह से ये बात शायद ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगला अप्रैल से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की N-32 एयरक्राफ्ट को लेके है। दोस्तों पहली बार हमारे एक N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी सिक्किम की पाक्योंग एयरफील्ड में लैंड कराया गया है, जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट चाइना बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है और सिक्किम की कैपिटल से ये बस 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरफील्ड को पिछले साल सितंबर में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनागुरेट किया गया था, जो कि सी लेवल से करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। लेकिन इस एयरफील्ड को फर्दर डेवलप करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एयरफील्ड जिस एरिया में बनाया जा रहा है वहाँ पर लोगों की ज़मीन है और उन लोगों को अभी तक उनके ज़मीन के पैसे नहीं मिले हैं, जिस वजह से वो इस पर स्टे लगा रहे हैं और शायद इस पर 25 फरवरी को विचार किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडिया और उज्बेकिस्तान की तरफ से है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवाकत मिर्जियोयेव के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसके चलते हम उज्बेकिस्तान से न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही देशों की तरफ से अभी करीब $200 मिलियन की एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिसके अंदर इंडिया उज्बेकिस्तान में सोशल हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को करने में मदद करेगा और वहीं पर उज्बेकिस्तान की तरफ से हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूरेनियम को सप्लाई किया जाएगा। इस एग्रीमेंट को हमारे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट और उज्बेकिस्तान के नोवियो मिनरल्स और मेट्रोलॉजिकल कंपनी के बीच साइन किया गया है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।